वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व करेंगे। यदि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। अपनी तैयारी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यदि आप इसमें आपका क्वेश्चन है 33, यदि आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो आइए शुरू करते हैं। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है मिश्र बंधु, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है गार्सा द तासी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, गार्सा द तासी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, किसने लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम गार्सा द तासी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंदुई ए हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब? 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद आ जाते हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में है। इसके बाद आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इनका प्रकाशन वर्ष कब है? 1929 ईस्वी में। और मिश्र बंधु मिश्र विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, मिश्र विनोद, और ये प्रकाशन वर्ष कब है? 1913 ईस्वी में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका प्रकाशन वर्ष 1929 है। और सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1888 है। और इसमें आ जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम जो लेखक हैं गार्सा द तासी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है और इनका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी में है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर गार्सा द तासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र, सी है पारसनाथ द्विवेदी और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन हो जाएंगे इसमें आपके? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रह किया था। बीजक में कौन? साखी शबद रामायणी का संग्रह है बीजक ग्रंथ में। इनके शिष्य यानी कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने किए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण किसकी कृति है? साहित्य दर्पण किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है विश्वनाथ, बी है पंडित राज जगन्नाथ और सी है महिम भट्ट और डी है
कुंतक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए, विश्वनाथ जी हैं। साहित्य दर्पण के किसकी कृति है? तो विश्वनाथ जी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला ऑप्शन क ख, बी है य र, सी है च ज और डी है ट ड़। कौन सा हो जाएगा? इसमें कंठ ध्वनि आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखें, ये हमारे यूट्यूब हमारे वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लिए हैं। इसमें वर्णमाला को उसमें बताए हैं एक ट्रिक के माध्यम से, तो उस ट्रिक को यहाँ पर समझा रहे हैं। इसमें कतामुदओ, कतामुदयो, कतामुदयो इसका मतलब ये है, क मतलब हो गया कंठ, ता मतलब हो गया तालु, मु मतलब हो गया मूर्धन्य, द मतलब हो गया दंत, ओ मतलब हो गया ओष्ठ। और इसमें आपको क कंठ से बोले जाने वाले वर्ण और तालव्य से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से सभी का यहाँ वर्णन किया गया है। अब यहाँ से कंठ से देखें तो अ, आ, ह और क वर्ग पूरा बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ तालव्य से तो ई, य, स, च वर्ग पूरा बोला जाएगा। और यहाँ पर मूर्धन्य से देखें तो र, मूर्धन्य, स, ट वर्ग, ये क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य से बोले जाते हैं। दंत से ल, स, त वर्ग बोला जाता है। ओष्ठ से उ और प वर्ग बोला जाता है। और यहाँ से देखें तो क कंठ और तालव्य से ए बोले जाते हैं, और दंत ओष्ठ से व बोला जाता है, और कंठ ओष्ठ से ओ बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो कंठ से बोले जाने वाले क वर्ग आ जाएगा पूरा। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये हो जाएगा कंठ से। और कंठ से बोले जाने वाले आ जाएगा, आ जाएगा, ह आ जाएगा, और ये पूरा क वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार से च वर्ग तालव्य से बोला जाएगा, और ई, य, स, च वर्ग ये बोले जाएंगे। इसी प्रकार से सब यहाँ पर सब बताया गया है। यदि आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर क, ए नंबर, क ख क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और देख लें तो दंतमूल र ल होते हैं, पार्श्विक व्यंजन ल होता है, लुंठित व्यंजन र होता है, अर्ध स्वर य व और उच्छिप्त व्यंजन ड ढ होता है। होता है, उच्छिप्त व्यंजन ड ढ होता है। तो ये हो गया आपका, इतना याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है नृत्य, बी है धर्म, सी है कुटिया और डी है दीपक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है कुटिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कुटिया का पर्यायवाची शब्द देखें तो कुटी होता है, कुटीर होता है, झोपड़ी होता है, पर्णकुटी होता है, पर्णशाला होता है, झुग्गी होता है। ये कुटिया के पर्यायवाची शब्द हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है भलाई, बी है पढ़ाई, सी है सुंदर और डी है अपनापन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव का वर्णन हो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा सुंदर नहीं है।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में ता, आस, पा, औ, पन, ई, आव, वट, य, हट, त्व आदि वर्ण लगाकर इन्हें भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। यानी जिन शब्दों में यदि प्रत्यय लगा है तो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं, वे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। और किसमें प्रत्यय लगना चाहिए? तो संज्ञा में, क्रिया में, सर्वनाम में, विशेषण में, अव्यय में यदि प्रत्यय लगा है तो वो कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है, यानी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करो। पहला ऑप्शन अधिकरण, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक और डी आपादान कारक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी संबोधन कारक, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संबोधन कारक का चिन्ह होता है। तो ये इसमें जहाँ पर भी ये चिन्ह विस्मय बोधक का चिन्ह दिखाई दे वहाँ पर कौन सा होता है? संबोधन कारक होता है। यहाँ पर देखें तो कारक क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये हिंदी में 8 कारक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत है तो कौन सा कृदंत है? तो पहला ऑप्शन है दुधार, बी है भिड़ंत, सी है मिठास और डी है चतुराई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी। भिड़ंत क्या है? कृदंत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगाए जाते हैं और इनसे बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो क्रिया धातु के अंत में लगते हैं और इनसे बनने वाले कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। और भिड़ंत में अंत प्रत्यय लगा है, कृत प्रत्यय हो गया और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। तो इसमें अंत प्रत्यय से बना शब्द भिड़ंत है, तो इसमें क्या होगा? कृदंत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अलंकार, बी उपसर्ग, सी छंद और डी रस। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन है अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उपसर्ग किसी अव्यय या किसी शब्द के शुरू में लग जाने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यानी शब्द के ही भाग होते हैं। यानी शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगा दिए जाए तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे कि प्रहार, तो इसमें प्रधन हार हो गया, प्रहार। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो प्रहार, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। हार में शब्द लगने से इसका अर्थ बदल गया प्रहार। प्रहार मतलब वार करने वाला, प्रहार हो गया। इसी तरह से छंद की बात करें, छंद और रस। तो छंद की बात करें तो छंद को अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। जैसे चौपाई, दोहा, शायरी आदि, ये क्या हैं? सब छंद हैं। और रस, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन करना है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका हो गया पहला ऑप्शन मर्द, बी है पिता, सी है प्रमाण और डी है पैतृक। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पैतृक क्या है? विशेषण शब्द है पैतृक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें आपको बताना है। तो देखिए ए है यहाँ पर, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। बी है राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई। और सी है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और डी है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द होगा। साहचर्य का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन है वैमनस्य, बी है असहयोग, सी है विनियोग और डी है अलगाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज, पहला ऑप्शन है शंख, बी है चंद्रमा, सी है मेघ और डी है कपूर। तो अब्ज का मतलब होता है शंख, चंद्रमा, कपूर, लेकिन मेघ नहीं होता है। मेघ मतलब क्या होता है? बादल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो किसका अर्थ पतवार है इसमें आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कान, बी है कर्ण, सी है श्रुति और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ण। पतवार का एक अर्थ होता है कर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भ्रमण के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन भृंग, बी है प्रवाल, सी है गोरस और डी है अम्बा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भ्रमण का पर्यायवाची शब्द भृंग होता है। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उपेंद्र, बी है शेषशायी और सी है चक्रपाणी और डी है उर्मी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्मी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें 18 में। तो इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो पहला ऑप्शन प्रकथन, बी है, सी है प्राकथन और डी है प्रकाथन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकथन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। तो अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है तो इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है आपको। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हिंदी में संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सांप का तत्सम रूप देखें तो सांप का होता है सर्प और चांदनी का तत्सम रूप होता है
चंद्रिका, चंद्रिका होता है, और वीणा का वीणा होता है, और विस्मय तत्सम रूप ही है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटालिका, अंटालिका का तद्भव रूप है। अंटालिका का तद्भव रूप आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अटाला, बी है अटल, सी है अटारा, और डी है अटारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अटारी। अटारी, डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? पहला तद्भव, बी है देशज, सी है तत्सम, और डी है शंकर। तो कौन सा शब्द हो जाएगा गड़बड़ घोटाला? तो गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है इसमें। तो 23 नंबर है सबके समान अधिकार पर विश्वास। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन हो गया अधिकारी बोला जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसमें समाजवाद बोला जाता है, सी प्रगतिवाद बोला जाता है, और डी अधिकारवाद बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समाजवाद। समाजवाद ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजोगुण वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इसके लिए क्या होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है तामसिक, बी है राजसिक, सी है वाचिक, और डी है सात्विक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजसिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार, अतिहि आनंद उर धारत। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी वीर रस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। फूले कास सकल मही छाई, जनहु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो जिस अलंकार में जनु, मनु ये शब्द आ जाते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर जनहु शब्द आ गया है तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आप लोगों को मालूम होगा, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, नरवा पाए बौराए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कनक कनकते दो शब्द आ गए, दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। यानी एक ही जब कहीं पर भी दो या दो से अधिक शब्द आते हैं तो और उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तमस के रचनाकार कौन है? तमस के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भीष्म साहनी। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है आसमान पर थूकना, बी है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और सी है कुल्लर का फूल होना,
और डी है कोड़ में खाज होना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए इसमें एक मुहावरा होता है, तो मुहावरा में ये ना शब्द हमेशा रहता ही है। और जो लोकोक्ति होती है लोकोक्ति होती है उसमें ना शब्द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसमें पहचान है, तो ये इसमें ना आया है, इसमें ना आया है, ये ना आया है और इसमें ना नहीं आया है, तो इसमें लोकोक्ति बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। पहला ऑप्शन काम न करने का बहाना बनाना, बी है खूब काम करना, सी है काम से दिल उबना और डी है न पूरी होने वाली शर्त। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, न पूरी होने वाली शर्त। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखें तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस कहावत या मुहावरे का मतलब ये है कि किसी काम को पूरा करने के लिए न तो इतना सामान होगा और न ही वो काम पूरा होगा। सीधे शब्दों में कहें तो किसी काम के लिए पर्याप्त चीज़ नहीं होगी और जब चीज़ ही नहीं होगी तो काम पूरा ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही हो जाएगा। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी यह आपकी अनधिकार चेष्टा है और सी है यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है और डी है यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।